चंदपुर एक छोटा सा गांव था जहां रात इतनी सन रहती थी कि इंसान का अपना साया भी डर जाता। इस गांव की सबसे पुरानी सड़क के किनारे एक पुराना इमारत था जिसे लोग कंता हवेली कहते थे। लोगों उनका कहना था कि वहां किसी वक्त एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन एक रात उसके पूरे खानदान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुबह तक सिर्फ खामोशी और खून की बू हवा में रहती थी। तब से कोई उस हवेली के पास से गुजारना भी पसंद नहीं करता था। ये कहानी असीम की जिंदगी का वो हिस्सा है जो उसने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बताया और फिर कभी वापस उस गांव का नाम तक नहीं लिया। असीम चंदपुर में अपने मामू के घर कुछ दिन के लिए आया हुआ था। शहर के बचाए होते हुए उस गांव की हवा और सूली सी शाम बहुत पसंद आई, लेकिन असीम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चंदपुर उसके लिए किसी बुरा सपने से कम नहीं बनाएगा। एक दिन शाम के वक्त असीम और उसका दोस्त साकिब नदी के किनारे बैठ कर बातें कर रहे थे। बातें घूम फिर कर उसी हवेली पर आ गईं जिसे हर कोई शराब, खून और साये की कहानियों से जोड़कर सुनाता था। असीम ने हंसी में कहा, यार ये सब बकवास लगता है, ऐसी कोई चीज होती तो लोगों ने वीडियो बनाई होती, प्रूफ दिया होता। हवेली तो बस पुरानी बिल्डिंग होगी। साकिब का चेहरा उस वक्त कुछ अजीब सा हो गया। उसने धीरे से कहा, असीम प्रूफ होती हैं, लेकिन जिन्होंने प्रूफ दिखाया वो जिंदा नहीं रहे। असीम ने हंसकर बात टाल दी, मगर साकिब की आंखों में एक गहरी सच्चाई थी जिसने असीम के दिल को हल्का सा सता दिया। रात जब ढल गई, साकिब ने प्रपोज किया, चल आज रात कंता हवेली चलते हैं, सिर्फ बाहर तक, अंदर नहीं जाएंगे। असीम ने सोचा मजा आएगा। शहरी लड़का था, थोड़ी एडवेंचर की फीलिंग उसे पसंद थी। दोनों रात 12 बजे के बाद हवेली की तरफ निकाल गए। चंदपुर की रात का अंधेरा शहर से बहुत अलग था। यहाँ कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा और पेड़ों की चरमराहट। जब वो हवेली के सामने पहुंचे तो इमारत इतनी सुनी और बेजान लग रही थी जैसे वक्त ने उसे कब्र बना दिया हो। लकड़ी के दरवाजे टूटे हुए, दीवारों पर खून जैसी गहरी लाल लाकिरें, और हवेली के अंदर से बार-बार एक हल्की सी घंटी बजने की आवाज आती, जैसे कोई मंदिर या मजार की घंटी हो। पर बहुत देर तक घंटी कैसे बज सकती थी? असीम ने अपने गाला साफ किया, यह आवाज तो थोड़ी अजीब है। साकिब ने हाथ पकड़कर कहा, यह आवाज रोज आती है, किसी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा होता है। तभी रात के अंधेरे में एक ठंडी हवा इतनी तेज चली कि दोनों का बदन लारस गया। असीम ने महसूस किया जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे से गुजार कर गया हो। हवेली के दरवाजे का पर्दा हिल रहा था, मगर हवा के रुख के खिलाफ। असीम चलते हैं, ये कुछ ठीक नहीं, साकिब ने डर के मारे कहा। असीम ने पहली दफा गांव के अंधेरे को इतना बोझल महसूस किया, लेकिन क्यूरियोसिटी ने यूज रोक लिया। वो धीरे धीरे हवेली के दरवाजे के करीब गया। दरवाजा अंदर की तरफ थोड़ा खुला था। अंदर पिच अंधेरा था, लेकिन एक जगह बहुत हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। जब असीम दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचे, एक ठंडी सांस उसके कान के बिल्कुल पास चली। असीम जम गया। साकिब चीख कर पीछे भगा। असीम ने डर से मुड़ कर देखा, लेकिन कोई नहीं। वापस मुड़ कर देखा तो हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, बिना किसी इंसान के। अंदर अंधेरा नहीं रहा, जैसे कोई उन्हें बुलाने के लिए रोशनी कम ज्यादा कर रहा हो। असीम वापिस आ जा, साकिब ने जोर से चीखा। असीम ने सांस लेकर कहा, यार बस 1 मिनट देखता हूँ। मगर जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखना चाहा, दरवाजा धड़ से बंद हो गया। अंदर से कोई और आवाज आई, कितने साल बाद मेहमान आए हैं। असीम ने आंखें फाड़ कर दरवाजे को खोलना चाहा, मगर दरवाजा हिलता भी नहीं था। बिल्कुल जम गया, जैसे कोई 2 हाथों से उसे पकड़कर रोक रहा हो। उसने साकिब को बुलाया, साकिब दरवाजा खोल, साकिब। पर साकिब की चीख हवेली की दीवारों तक नहीं पहुंची। असीम को ऐसे लग रहा था जैसे हवेली ने उसकी आवाज को अंदर ही निगल लिया हो। तभी अंदर से एक और आवाज आई, ज्यादा बुजुर्ग, ज्यादा भारी, ज्यादा अंधेरी। आओ बेटा, बहुत इंतजार किया हमने। असीम ने अंधेरे में आंखें घुमाई। रोशनी अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे हवेली अपना नक्शा दिखा रही हो। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक लंबी और कली सीढ़ी थी जो नीचे बेसमेंट तक जाती थी, और नीचे कहीं से वही घंटी बज रही थी, बार बार। आसिम ने महसूस किया कि अगर वो वहां खड़ा रहा तो हवेली कुछ करेगी, कुछ ऐसा जो वापस नहीं आने देगा। मगर आदत का क्यूरियस शहरी असीम अंदर की तरफ बढ़ गया। आखिरी बार उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बेकार। अब उसके पास रास्ता सिर्फ नीचे की तरफ था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा, और हर कदम के साथ घंटी की आवाज और तेज और गहरी होती गई। नीचे बेसमेंट का उधर दरवाजा खुला, और असीम ने वो चीज देखी जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी।
असीम धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। हर कदम नीचे अंधेरे को और गहरा बना रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पीछे सांस ले रहा हो, लेकिन जब वो पालत कर देखता तो सिर्फ हवा चलती मिलती। बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक पीली रोशनी निकाल रही थी, जैसे कोई पुराना लंप जल रहा हो। और उसी के साथ वो घंटी की आवाज, बर लगातार बिना रुके, तन तन तन। असीम ने सीढ़ियों का आखिरी कदम रखा और सामने जो देखा उसका दिल पेट में धंस गया। बेसमेंट के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर जैसा कमरा था। दीवारों पर भूतिया नक्श, कुछ पुराने तस्वीरों के फ्रेम्स टूटे हुए और जमीन पर मिट्टी, लकड़ी और पुराने कपड़ों का ढेर। और उस कमरे के बीच एक पतला सा बुजुर्ग आदमी झुक कर बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन हाथ घंटी पर रखा हुआ था और वो घंटी वही बुजुर्ग बजा रहा था। असीम ने हिचकिचाहट के साथ कहा, बाबा आप कौन हैं? घंटी की आवाज एकदम रुकी। बुजुर्ग ने सर धीरे से उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सेफ्ट थीं, जैसे आंखों के अंदर कुछ हो ही नहीं। असीम, बुजुर्ग की आवाज बिल्कुल सूखी, ठंडी और बेजान थी। बहुत दिन बाद कोई यहाँ आया है। असीम पीछे हटने लगा। उसके पैर कांपते हुए सीढ़ियों की तरफ बहे गए। आपको मेरा नाम कैसे पता? बुजुर्ग धीरे से खड़ा हुआ, जैसे उसके जिस्म के हर हिस्सा अलग अलग वक्त में हिल रहा हो। उसने अपनी उंगली असीम की तरफ उठाई और कहा, इस हवेली में जो आता है उसका नाम हवा खुद बता देती है। असीम की सांसों का रुख बदल गया। उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बैंड हो रहा है, बिना किसी के छुए। बुजुर्ग असीम की तरफ बदोबद कदम चलने लगा। हर कदम के साथ फ्लोर हिलता हुआ महसूस होता। असीम, बुजुर्ग फिर बोला, नीचे माता, नीचे हम रहते हैं। असीम ने चौंक कर कहा, ये बेसमेंट ही तो है। बुजुर्ग ने सर्दी से हाँ सिखा दी, बेसमेंट नहीं बेटा, जमींदार के खानदान का कब्रगाह। जैसे ही ये अल्फाज उस बुजुर्ग के मुंह से निकले, एक ठंडी लहर असीम की रीढ़ की हड्डी से नीचे तक गई। ये सब क्या है? आसिम हिचकिचाया। बुजुर्ग ने अपनी सीधी उंगली नीचे की तरफ इशारा किया। कमरे के कोने में एक बड़ा सा लकड़ी का ट्रैप डोर था, थोड़ा उठा हुआ, जैसे नीचे कोई चीज उठकर सांस ले रही हो। असीम, बुजुर्ग ने नीचे झुकाते हुए कहा, हम सबका इंतजार यही होता है। तुम भी वही देखोगे जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। असीम पीछे मुड़कर भागना चाहता था, मगर सीढ़ियों का रास्ता अब हवा में गुम हो गया था। जहाँ सीढ़ियां थी वहां अब सिर्फ एक काले अंधेरे का पानी जैसा सरफेस नजर आ रहा था। असीम, बुजुर्ग की आवाज और गहरी हो गई, तुम्हारी सांसों की गिनती शुरू हो चुकी है। असीम ने जोर से चीखा, मुझे जाने दो। बेसमेंट का पूरा कमरा एकदम हिल गया। रोशनी कम ज्यादा होने लगी। घंटी बिना छुआए फिर बजने लगी। तान तान तान। बुजुर्ग असीम के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसकी सेफ्ट आंखें सीधा असीम की रूह तक देख रही थीं। जमींदार का खानदान जिंदा नहीं, लेकिन भूखा है। असीम चीखता हुआ पीछे गिरा। तभी ट्रैपडोर के नीचे से किसी के हाथ बाहर निकले, पतले, सूखे हुए, खून से भरे हुए हाथ, जो हवा में हिलते हुए असीम की तरफ बढ़ने लगे। असीम ने हवस बख्ता हाथ जोर से हिलाकर बुजुर्ग को दूर धक्का दिया। बुजुर्ग का जिस्म एकदम हवा जैसा हिलता हुआ पीछे गिर गया, बिल्कुल आवाज के बगैर। असीम ने ट्रैपडोर के हाथों से बचने की कोशिश की। वो नीचे से किसी की चीख सुन सकता था, हमारा फर्ज है आसिम, हमें भूख लगी है। असीम ने घबरा कर दूर की दीवार पर जोर से मुक्का मारा। दीवार हिलने लगी, जैसे पूरी हवेली किसी जलते गुस्से में हो। तभी एकदम से ऊपर सीढ़ियों की जगह पर एक जोरदार रोशनी झलकी। असीम, कोई ऊपर से चीखा। वो साकिब था। असीम जल्दी दरवाजा खुल गया। असीम ने एक पल जाया किए बगैर सीढ़ियों की तरफ भाग लगाए। बुजुर्ग ने पीछे से चीखा, असीम तुम वापस आओगे, हवेली कभी किसी मेहमान को जोड़ने नहीं देती। असीम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया और साकिब ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। दोनों जान बचते भगते भगते हवेली के बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर आए, हवेली का दरवाजा एकदम जोर से बंद हो गया। हर तरफ एकदम खामोशी, सिर्फ असीम के कानों में एक आवाज गूंजती रह गई, आसिम तुम फिर आओगे। असीम और साकिब हवेली के बाहर आकर सांस भी नहीं ले पा रहे थे। दोनों हवा के लिए तरस गए थे, जैसे किसी ने उनका गाला घोंट दिया हो। चंद की रोशनी कम थी, मगर इतनी के आसिम का चेहरा सेफ्ट पड़ चुका था। साकिब ने उसे पकड़कर कहा, असीम क्या हुआ नीचे? तू चीख क्यों रहा था? मेन दरवाजे से अंदर नहीं देख पा रहा था। असीम की आवाज बेजान सी हो चुकी थी। साकिब, वहां कोई था, एक बुजुर्ग, मगर इंसान नहीं था। साकिब का रंग उठ गया। बुजुर्ग? कौन? हवेली में तो कोई नहीं रहता। असीम ने थांदी सांस ली।
उसकी आंखें सिर्फ सेफ थी और उसने मेरे नाम लिया। मैं कभी यहाँ उसके सामने नहीं आया, फिर उसे कैसे पता था? साकिब चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। असीम, साकिब ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे दादा कहते थे कि यहाँ एक जमाने में जमींदार का पूरा खानदान कुर्बान किया गया था। जिस आदमी का जिक्र होता था वो उनका बुजुर्ग केयरटेकर था। असीम ने हैरान होकर पूछा, केयरटेकर मतलब हवेली का देखभाल करता था? साकिब ने सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन मौत के बाद भी कहते हैं कि वो वहां से गया ही नहीं। सब लोग उसे सफेद आंखों वाला कहते थे। असीम का दिल फिर से कांप गया, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। साकिब ने कहा, चल ममू के घर चलते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। दोनों चुपचाप रास्ते की तरफ चलने लगे। रास्ता पातला था, दोनों तरफ पेड़। हवा रात भर पेड़ों को हिलाती जा रही थी। अचानक पेड़ों के बीच से कुछ हाँफने की आवाज आई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आसिम, मुझे लगता है कोई हमें फॉलो कर रहा है, साकिब ने धीरे से कहा। आसिम ने मुड़कर पीछे देखा, अंधेरा बराबर था, कोई नहीं। मगर फिर वो आवाज दोबारा आई, इस दफा ज्यादा करीब। आसिम का पैर जम गए। साकिब, ये बुजुर्ग वाला बंदा तो नहीं? साकिब ने चीख दबाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आसिम, ये आवाज पिछले साल भी सुनी थी, जब एक लड़का यहाँ से गुजरा था। उसके बाद वो लड़का गांव से गायब हो गया। आसिम ने जुल्म से अपना गला उतारा। क्या मतलब? गायब? गायब? लाश तक नहीं मिली, साकिब ने हाथ कांपते हुए कहा। तभी पेड़ों के अंदर से दो चमकते हुए सेफ्ट गोले जैसे निकले। आंखें, बिल्कुल वैसी आंखें जैसे बेसमेंट वाले बुजुर्ग की थीं। साकिब ने बिल्कुल होश खोते हुए आसिम का हाथ पकड़ा। भागो, दोनों जान बचाते भागने लगे। रात, हवा, पेड़ सब उनके साथ भाग रहे थे। पीछे से वो सेफ्ट आंखें उनका पीछा करती हुई नजर आ रही थीं। न पैरों की आवाज, न सांस, सिर्फ एक ठंडा सा हिस्स। आसिम कीचड़ छिलकर चीखा, ये बंदा जिंदा नहीं, ये हवा में चल रहा है। साकिब डर के मारे हवा बन गया। मैं देख आसिम भा। जब दोनों मामू के घर के पास आए तो साकिब ने दरवाजा जोर से खटखटाया। दरवाजा खुला तो मामू ने दोनों की हालत देखकर होश खो दिया। क्या हुआ? तुम दोनों कैसे लग रहे हो? आसिम अंदर गिरता हुआ बोला। मामू, हवेली, बेसमेंट, कोई था अंदर, कोई जिंदा नहीं। मामू ने उसका सर पकड़कर कहा, बेटा शांत हो जा, हवेली में कोई नहीं रहता, तुम लोगों ने शायद कुछ गलत देख लिया। असीम ने चीख कर कहा, मामू मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसको देखा, उसकी सेफ्ट आंखें, उसकी आवाज, वो बंदा इंसान नहीं था। मामू ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, असीम मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ जाओ, इस हवेली ने बहुत लोग खोए हैं। साकिब ने हिचकिचाते हुए पूछा, मामू क्या ये कहानियां सच हैं? मामू ने घबरा कर दरवाजा बैंड किया और पर्दे गिरा दिए, जैसे कोई बाहर देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, ये हवेली जमींदार के खानदान का खून पीता है। असीम और साकिब जम गए। मामू ने कुर्सी पर बैठकर आधी रात के अंधेरे में कहा, बेटा जो तुमने देखा ना, वो जिंदा लोगों का हिस्सा नहीं, वो कायद हैं, उनका हशर उस बेसमेंट में बैंड है, तुम उनका नाम ले आए, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। असीम का गला सूख गया। मामू अब क्या होगा मेरे साथ? मामू ने खिड़की के बाहर अंधेरा देखते हुए कहा, इस हवेली से निकले हुए लोग कभी अकेले नहीं होते, अगले 3 रात तुम्हारी आजमाइश होगी। असीम का दिल धक धक कर रहा था। अगले 3 रात? मामू ने सांस रोक कर कहा, हाँ 3 रात तक वो तुम्हें ढूंढेंगे। साकिब ने घबरा कर कहा, मामू हम कुछ कर नहीं सकते। मामू ने सिर्फ एक जवाब दिया, दुआ। उस रात आसिम ने सोचा कि शायद उसका खौफ कम हो जाएगा, लेकिन रात के बीच उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हो। कोई सांस नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक साया। जब आसिम ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा, सॉफ्ट आंखें बिल्कुल उसके सामने चमक रही थीं। आसिम, एक ठंडी आवाज ने कहा, मैंने कहा था ना, हवेली मेहमान की तलाश करती है। असीम ने जोर से चीख मारी और हवेली की घंटी की आवाज फिर से उसके कानों में गूंज गई। तान तान तान। रात अभी शुरू हुई थी। असीम की चीख सुनकर साकिब और मामू दौड़ते हुए कमरे में आए, मगर जब उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। खिड़की बैंड थी, पर्दे हिले तक नहीं थे, मगर असीम का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके जिस्म से सारी रूह निकल गई हो। मामू ने गौर से आसिम का हाथ पकड़ा। बेटा तुम्हें क्या नजर आया? आसिम कंपते हुए अल्फाज निकाला सका, वो ही सेफ्ट आंखें, वो
खिड़की के बिल्कुल सामने था। वो मुझे देख रहा था। साकिब ने घबरा कर कहा, ममू, क्या वो यहाँ तक आ सकता है? ममू ने गहरी सांस ली। जिंदा लोग तकदीर से भाग सकते हैं, मगर जो चीज जिंदा नहीं होती वो दीवारों का मोहताज नहीं होती। असीम की सांसें ऊंची होती जा रही थीं। ममू, फिर मैं क्या करूं? वो मुझे देख रहा था। उसने मेरा नाम लिया। ममू थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहने लगा, बेटा, तुम उस बेसमेंट में उसे देख आए हो। अब वो तुम्हारा चेहरा पहचान चुका है। हवेली के जिन या कायद रूहों का तरीका होता है, जो उनको देख ले वो उनका निशान बन जाता है। असीम की आंखों में आंसू आ गए। ममू, मैं क्या कसूर किया? मैं तो बस देखना चाहता था कि कहानी सच है या नहीं। ममू ने सिर हिलाया। इस हवेली के पास कोई क्यूरियोसिटी लेकर नहीं जाता बेटा। इस घर में इतनी बदबूएं बंद हैं कि हर सांस उनका इंतजार करती है। साकिब ने गुस्से और घबराहट में कहा, ममू, कुछ तो होगा। असीम को बचाने का कोई तरीका तो होगा। ममू ने धीरे से कहा, होगा लेकिन आसान नहीं। असीम बेचैन होकर पूछा, क्या तरीका ममू? मैं सब करूंगा, बस वो मेरे पीछे नहीं आए। ममू ने डीप सांस ली और कहा, आज रात अगर तुम सो गए, वो तुम्हें सपने में पुकारेगा, और अगर तुम उसके पीछे चल दिए फिर वापस नहीं आओगे। असीम बढ़ते दार के साथ शेडी हो गया। मैं सो न पाऊंगा ममू। ममू ने जवाब दिया, तुम्हें जगते रहना होगा। साकिब ने कहा, मैं बैठे रहूंगा रात भर। असीम, तुम अकेला नहीं हो। असीम की आंखें भीग गई। यार, मुझे लगता है वो मुझे ले जाएगा। ममू ने पर्दा उठाकर बाहर देखा। रात और भी गहरी होती जा रही थी। हवा के सत साए हिल रहे थे। कहीं दूर से एक घंटी की हल्की सी आवाज फिर से सुनाई दी। असीम का जिस्म लारस गया। ममू, ये आवाज बेसमेंट की घंटी। ममू ने घबरा कर पर्दा गिरा दिया। बेटा, जिन या कैद रूह के लिए फासले का कोई मतलब नहीं होता। उसकी घंटी जहां सुनाई दे, समझ लो वो आस पास ही है। असीम की हार्ट बीट फिर तेज हो गई। साकिब ने हौसला देते हुए कहा, तू फिक्र न कर, मैं यहीं हूँ, तुम सुमत बैठा ही रहना। असीम ने सर हिलाया। वो ममू के कमरे के बीच में बैठा रहा। ममू ने दिया जलाया और कहा, इस रोशनी में रहो। अंधेरा उसे पसंद है। रात धीरे धीरे बढ़ती गई। हर घड़ी असीम को लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी दरवाजे के नीचे से साया गुजरता, कभी पर्दे हिलते। 2 बजे के करीब हवेली की घंटी की आवाज ज्यादा जोर से सुनी दी। तान तान तान। असीम ने कंपती आवाज में कहा, ये पास आ रहा है। साकिब ने उसका कंधा पकड़ा। असीम, आंखें बंद मत करना। लेकिन रात का असर इंसान को नींद की तरफ खींच आए लेता है। असीम की पलकें भारी होने लगी। ममू ने चीखा, बेटा, आंखें खोलो, सोना मना है। असीम ने जोर लगाकर आंखें खोले रखी, मगर बेचैनी और थकन उसे तोड़ रही थी। फिर एकदम से कमरे की रोशनी कम होने लगी। ये खिलाव हिलने लगे, पर्दे बिना हवा के हिलने लगे, और असीम ने अपने कान के पास एक आवाज सुनी, बहुत करीब, बिल्कुल उसके कान पर। असीम, नीचे चलना होगा, हम इंतजार कर रहे हैं। असीम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसकी आवाज दबा रही थी। साकिब ने उसे झटका दिया। असीम, इधर देख। असीम की आंखें फिर से बंद होने लगी। ममू ने उसे जोर से हिलाकर कहा, बेटा, अगर तुम एक लम्हा भी सो गए, वो तुम्हें सपने में ले जाएगा। असीम थक कर बोल उठा, मैं जग नहीं पा रहा, कोई मुझे खींच रहा है। और फिर बिना किसी वजह के असीम एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें जम गईं, उसका चेहरा एकदम सुनसान हो गया। साकिब चीख उठा, ममू, उसको क्या हुआ? ममू ने असीम के चेहरे को पकड़कर कहा, ये वो मोमेंट है जहां जिन या कायद रूह सपने में बुला लेती है। असीम की सांस धीरे हो रही थी। उसकी आंखों के बिल्कुल सामने सॉफ्ट चमक आने लगी, बिल्कुल उस बुजुर्ग की आंखों जैसे। असीम, मेरी तरफ देखो, ममू ने कहा, मगर असीम ने धीरे से कहा, मैं बेसमेंट में हूँ। साकिब का रंग उड़ गया। ये बात सपने में कह रहा है? ममू ने जोर से कहा, हाँ, ये सपने में उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया है। अगर उसे वापस नहीं लाए तो असीम का जिस्म यहाँ रहेगा, रूह हवेली में कैद हो जाएगी। असीम ने सपने में बोलना शुरू किया, वो बुजुर्ग मेरे सामने खड़ा है, वो कह रहा है, आज रात तुम्हारा वक्त खत्म। साकिब रो पड़ा, असीम वापस आ जा। असीम का जिस्म हिला, मगर उसकी आंखें जम चुकी थीं। उसे सपने में वही ट्रैप डोर दिखाई दे रहा था, जहां से हाथ बाहर निकले थे। असीम, बुजुर्ग की आवाज उसके सपने में गूंज रही थी, नीचे आओ, फिर दर्द नहीं होगा। असीम के होंठों से हल्की आवाज निकली, मैं आ रहा हूं। ममू ने चीख डाली, बेटा, अगर तुम गहराए गए फिर वापस नहीं आ सकते। असीम के होंठ हिले।
मैं सीढ़ियां उतर रहा हूँ। सकीब ने उसे हिलाया। असीम स्टॉप भाई रुक जा। पर असीम के सपने में सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। सीढ़ियां और नीचे घंटी बज रही थी। तान 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 और बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। असीम सपने की गहराइयों में उतारता जा रहा था। हर कदम उसे हवेली के बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था। सीढ़ियां लंबे से लंबी होती जा रही थीं, जैसे उनका कोई अंत ही ना हो। मम्मू जोर जोर से असीम को हिलाते हुए चीख रहे थे, बेटा पूरा नाम पुकारता हूँ, असीम वाले आंखें खोलो। मगर असीम के अंदर कोई आवाज तक नहीं पहुंच रही थी। साकिब आंसुओं में भीग कर उसे शुभ कर रहा था। भाई रुक जा भाईजान रुक जा। लेकिन असीम सपने में बुजुर्ग के बिल्कुल सामने खड़ा था। बेसमेंट की घंटी अब इतनी जोर से बज रही थी कि जैसे दीवारें टूट जाएंगी। तान 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 बुजुर्ग के साफेद आंखें चमक रही थी। उसकी लंबी पतली उंगली सीधी असीम की तरफ थी। असीम अब तुम हमराए हो। सपने के इस मोड़ पर बुजुर्ग ने एक कदम पीछे हटा और ट्रैपडोर पूरी तरह खुल गया। नीचे अंधेरा नहीं था, बल्कि अंधेरे के नीचे और गहरा अंधेरा, जैसे जमीन के नीचे जमीन हो और फिर उसके नीचे कोई और तहखाना। नीचे से आदमी औरतें बचे, सारे के सारे हाथों के साए असीम की तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो उसे नीचे खींचना चाहते हों। असीम नीचे आ जाओ, हम भूखाए हैं। असीम चीखना चाहता था मगर उसके होंठों से आवाज तक नहीं निकल रहे थे। सपने में वो ट्रैपडोर के बिल्कुल किनारे पर आ गया। बस एक कदम पर रूम में मम्मू ने जोर से असीम का चेहरा पकड़कर उसकी पसंदीदा दुआ पढ़नी शुरू की। साकिब रोते हुए असीम के पैर पकड़कर चीख रहा था, आसिम वापस आ जा भाई, तू इधर है, सपने में मत जा। असीम ने सपने में बुजुर्ग से पूछा, तुम मुझे क्यों चाहते हो? बुजुर्ग की आवाज पूरी हवेली जैसी लगने लगी। तुमने ह्यूम देखा, तुमने ह्यूम पुकारा। जो हमारी तरफ देखता है वो हमारा हिस्सा बन जाता है। तुम्हारी रूह से हमारी ताकत बढ़ती है। और फिर ट्रैपडोर के नीचे से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, भाई नीचे आओ, हमें कोई चाहिए। असीम का दिल फट गया। बच्ची की आवाज इतनी मासूम थी कि इंसान गुमराह हो जाए, मगर फिर उस बच्ची का चेहरा सेफ आंखों में बदल गया। नीचे आधी जाली हुई लाशों जैसे साए असीम को नीचे खींचने लगे। रूम में असीम का जिस्म उछल रहा था, जैसे कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। मामू चीख कर दुआ तेज पड़ने लगे। साकिब ने असीम के कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया। असीम तू हवेली में नहीं है, तू यहाँ मेरे साथ है, मेरी आवाज सुन। असीम के सपने में बुजुर्ग चीखा, तुम्हारा वक्त हो चुका, आओ अब तुम हमारा ही हो। और असीम ने ट्रैपडोर के किनारे से पैर उठाया, जब ही एकदम से उसे पीछे किसी ने जोर से खींच लिया। रूम में आसिम के होंठों से आवाज निकली, साकिब। साकिब की आंखों से आंसू बह गए। क्या मेरा नाम ले रहा है? मामू गुस्से सुनाई दे रहा, जल्दी कुछ करो। मामू ने एक पुरानी किताब निकाली जो उनके दादा ने हवेली के बारे में दी थी। मामू ने उस किताब का एक सफ़ा फाड़ा और जैसे ही लफ्ज जुबान पर आए, हवेली की घंटी बैंड हो गई। सपने में बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। ये लफ्ज, ये हमें रोक रहे हैं। तुम्हारी रूह हमारी होगी आसिम, लेकिन आज नहीं। बुजुर्ग की आंखें एकदम से काले रंग में बदल गईं। सारे साए चिल्लाने लगे, असीम। ट्रैपडोर जोर से बैंड हो गई। असीम सपने में पीछे उछाल कर गिरा और उस मोमेंट उसकी आंखें एकदम खुल गईं। असीम ने जोर से सांस ली। साकिब ने उसे गले लगा लिया। भाई तू वापस आ गया, तू वापस आ गया। असीम पसीने में भीग चुका था, उसका गला सूख गया था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें बन चुकी थीं। मम्मू ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटा मैंने उन अल्फाजों का इस्तेमाल तभी किया जब उनकी डार्क रूह तुम्हारे बहुत करीब थी। अब वो पीछे चली गई हैं। आसिम ने कमजोर आवाज में पूछा, मम्मू क्या वो वापस आएगा? मम्मू ने सीधा जवाब दिया, हाँ, लेकिन बस रात के आखिरी हिस्से तक। फजर के बाद तुम सेफ हो जाओगे। असीम ने कौंपे हुए कहा, रात अभी बाकी है। उस वक्त दरवाजे के बाहर से एक जोर का धक्का लगा। ये क्या था? मम्मू ने चुप रहकर कहा, वो एक आखिरी कोशिश करेगा। दरवाजे पर तीसरा धक्का लगा। इस दफा और तेज धम और हिलने लगा। लाइट का रंग पीला से लाल होने लगा, जैसे कोई गरीब हवेली अपना सारा गुस्सा इस घर पर निकाल रही हो। असीम मम्मू के पीछे चिपक गया। मम्मू वो आ रहा है। मम्मू ने दुआ तेज कर दी। फिर एकदम खामोशी पूरे घर पर एक खतरनाक सकूत छा गया। असीम की सांस अटक गई। मम्मू क्या वो चला गया? मम्मू ने जवाब दिया, नहीं, ये खामोशी तूफान से पहले का वक्त होता है। तभी दरवाजे से किसी ने बिल्कुल धीरे से सिर्फ एक बार नॉक किया। ठोक
असीम ने हवा रोक ली। ममू ने चेहरा सेव करते हुए कहा, दूर मत खोलना। फिर बाहर से आवाज आई, असीम दरवाजा खोलो। वो बुजुर्ग की नहीं, किसी और की आवाज थी। यह आवाज बिल्कुल साकिब जैसी लग रही थी। साकिब की आंखों में आंसू आ गए। भाई, ये मेरी आवाज क्यों उसे आ रही है? ममू ने चीख दी, ये जिन या कायद रूह तुम्हारी आवाज का नकाल उतर लेते हैं। दरवाजा खुला नहीं होना चाहिए। असीम ने अपना गला पकड़ लिया। मम्मू, मुझे लगता है वो घर के अंदर आ गया है। फिर वो जैसे जमीन के नीचे से कोई साया निकला हो। कमरे के कोने में एक सेफ्ट आंखें चमकाई। असीम, मामू लाडली फटने लगा। साकिब जमीन से उठकर असीम के जा खड़ा हुआ। साया धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर एकदम से हवेली की घंटी बैंड हो गई। पूरा अंधेरा टूट गया। कॉक की अजान दूर सी रोशनी के साथ दिखने लगी। मामू मुस्कुरा कर गिरा जैसे सारी जान निकाल गई हो। फजर हो गई और जैसे ही पहली रोशनी कमरे में घुसी, सेफ्ट आंखें हवा में पिघल कर खत्म हो गई। आसिम जमीन पर गिरकर रोते हुए सिर्फ एक बात कहता रहा, मैं कभी चंदपुर वापस नहीं आऊंगा। और फिर कभी नहीं गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारी मेहनत को और मोटिवेट करेगा, तो थैंक्स इन एडवांस। Subscribe Daily Soul Drop, like, comments and share with your friends and family who knows about this place. Leave a comments for more interesting horror real life stories.